एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th बुक एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है स्पेशल फॉर सीटेट। इसमें कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट बताऊंगी जिसके ज़रिए आपको सीटेट के एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का जो नेम है वो है हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी कि जो भी हमने 6th क्लास एनसीईआरटी में पढ़ा और उसके बाद 7th क्लास की चैप्टर में आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चेंजेस आई, बाद में क्या क्या हुआ, कौन से राजे आए, उसके बारे में ही इस फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ एक नक्शा दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मानचित्र 1 अरब बंगोल वर्ता अल इदरीसी द्वारा ये 1154 में जो कि ये बनाया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1154 में बनाया गया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है। अगर आप मानचित्र 2 में देखेंगे तो फ्रांसीसी मानचित्रकार जिसने 1720 में ने बनाया था। दोनों ही नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप जो कि है ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम जो कि है अरबी में दिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी वहाँ पर प्लेसेस दिए गए हैं उनके नाम जो है कि उसने अरबी लैंग्वेज में दिए थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, साइड में आप देखेंगे कि मानचित्र 12वीं सदी के बंगोल वर्ता अल इदरीसी द्वारा बनाया गया। ये दुनिया का सबसे एक नक्शा है, हिस्सा है उस भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है ये सेकंड, जिसे मैंने पहले आपको बताया। साइड में लिखा गया है कि 18वीं सदी के आरंभ में गलाब द लिल्सले के एटलस नूवी के अनुसार ये उपमहाद्वीप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है इसमें नाम पूछा जाए, तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें जो कुछ भी लिखा है अरबी में दिया गया है, उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का कनौज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। और मानचित्र 2 में पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद इस काल विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे दिखाकर आश्चर्य होता है और यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा जो थे इसी नक्शे का इस्तेमाल जो कि करते थे। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हुए कि उस टाइम जो कि यूरोप के नक्शे थे वहाँ पर समुद्र यात्रा जो कि की जाती थी, तब ये नक्शे का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग का एक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का ध्यान करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ में उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचना के संबंध बदलते गए तो भाषा का अर्थ भी साथ साथ बदलते गए। इतिहासकार अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलता है और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत ही बदलती गई। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी, ये इम्पॉर्टेंट है, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी के भाषा में बहुत ज़्यादा भिन्न थी। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारण में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों का अर्थ भी जो कि है बदल गया। कैसे? यहाँ उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, ये पहला जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय भारत के नाम से जानते हैं, भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ्रांसीसी इतिहासकार मिनाज इसराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका कहने का मतलब था जो भी पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके हैं उसी इलाकों को उसने हिंदुस्तान शब्द यूज़ किया था, उनके उस इलाकों के लिए। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दक्षिण भारत का समावेश जो कि है
नहीं हुआ। इसके विपरीत जब 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसने उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए ही किया। यानी कि उसकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए ही उसने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया। और ये प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ कि 13वीं सदी में मिनाज सराज आया, 16वीं सदी में बाबर आया और 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो ने, इन तीनों लोगों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कैसे किया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और संस्कृति सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था और वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वह राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज जुड़े हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो भारत का ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था और किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े होने कारण एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का ध्यान करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, हमें देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने क्या पढ़ा? गुप्ता वंश, जब हमने अशोक के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट हर्षवर्धन के बारे, उस पुस्तक में हमने इनके बारे पढ़ा। इस पुस्तक में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इस काल के ध्यान के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उनमें बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसे ही चली आ रही। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों यानी कि कॉइन्स, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर ही निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी और इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं और दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। जैसे इस युग में कागज़ का मूल्य जो कि है बढ़ने लग गया। ये इम्पोर्टेंट है। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। उसके कागज़ को सुखाकर उसका दोबारा इस्तेमाल किया। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस युग में कागज़ का मूल्य कितना ज़्यादा बढ़ चुका था। एक सदी बाद अगर ये वाला कुछ भी नहीं, आप इसे कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इसमें तो ये वाला कुछ भी नहीं है, तो ऊपर वाला ही इम्पोर्टेंट था कि कागज़ का मूल्य के बारे में बताया। नेक्स्ट है, उस समय के दौरान कागज़ क्रमशः जो कि सस्ता हो गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों का वृत्तांत, संतों के लेख हो तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने का हिसाब जो किया करने लगे थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्र किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा यानी कि अभिलेखगारों में रखा जाता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर साइड में दिया गया है कि अभिलेखगार क्या होते हैं। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाए। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखगार हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख, लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, इसलिए लिपक जहाँ नकलवासी, लिपक वो होते थे जो मोहरे बनाते थे। ये इम्पॉर्टेंट है। पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे और कभी कभी अपने मित्र के ग्रह काले की नकल भी उतारते थे। तो आप इसमें समझ ही जाएंगे कि अगर आपके किसी मित्र को कहा जाए कि आपकी जो लिखावट है उसी की कॉपी करे यानी कि उसकी नकल करे, तो उसमें कई हेर फेर हो जाते थे और कुछ थोड़े मोटे गलतियां भी हो जाती थी। यही इस पैरे में बताया गया है। जहाँ एक फ़ोटो दी गई है, ये वो लिपककार है जो कि नकल कर रहा है किसी पांडुलिपि को लिखने के लिए, और यहाँ पर दिया भी गया है। जहाँ चित्र एक, यहाँ एक लघु चित्र की प्रतिक्रिया जिसमें एक लिपक
किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है और ये चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेमी 7.1 सेमी है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर भी कहा जाता है और कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था और ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता या अक्सर इन चित्रों के पांडुलिपियों से अलग करने में बेचने लग जाते थे। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, ये बताई गई है। नेक्स्ट है चित्र 2 में लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में भी कठिनाई होती थी। जो भी नकल करते थे वो लिपि जैसे उन्होंने दिया हुआ है, ये नकल की हुई लिपि है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग तरह के साइन बने हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के बने हुए हैं। तो इस तरह उन्हें काफ़ी मुश्किल जो आती थी। मतलब यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में कुछ यही होता था। प्रतिलिपियाँ बनते हुए लिपि को छोटे मोटे हेर फेर कर देते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे बड़ी ही गंभीर समस्या जो कि उत्पन्न हो जाती थी। लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, जो आज ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन इनको करना पड़ता था। तो काफ़ी सारी उनको मुश्किलें इसके रिलेटेड आती थी। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत के संशोधन करते थे। 14वीं सदी, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जलालुद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, पहली बार लिखा 1356 में और दूसरी बार वह 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में इतना अंतर था कि जो 1971 में इतिहासकार को पहली बार वाला वृत्तांत मिला, उसकी उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसमें लिखा क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम जो कि लोगों को पढ़ना कितना मुश्किल लगता था, पांडुलिपियाँ जब लिखी जाती थी। नेक्स्ट है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों के ध्यान इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इस पूरे काल में बड़े बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन आए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रतियोगिक जाने की बहुत सारे परिवर्तन, जैसे सच्चाई के रहट आए, ये इम्पोर्टेंट है, सच्चाई के रहट आए, कताई में चरखे आ गए, युद्ध में अग्नि शस्त्र आ गए, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा। इस उपमहाद्वीप में कई तरह के खान पीन, जैसे आलू, मक्का, मिर्च और चाय, काफ़ी, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, फसलें नई आ चुकी थी। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति परिवर्तन का ही काल है। जाने कि ओवरऑल 7th बुक में जो भी चेंजेस आई हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर में उसकी सिर्फ एक इंट्रो ही दी गई है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि 7th बुक में ओवरऑल है क्या। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे पर आना जाना बहुत ही बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर तक यात्रा करने लगे थे। इस महाद्वीप में ऊपर संपदा और अपना भाग्य करने के लिए अपना संभावनाएं मौजूद थी। यहाँ पर दिए गए सिंचाई के लिए रहट, जो कि चरखे टाइप चलाया जाता है, वो दिया गया है। इससे पानी निकाला जाता था और खेतों में पहुँचाया जाता था। तो यहाँ पर पिक्चर दी गई है। नेक्स्ट है मतलब बड़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजा का पुत्र, अर्थात राजा के पुत्र से निकला था। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं जैसे समूह के लिए प्रयुक्त होने लगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम, जो कि कई बार पूछा जाता है कि राजपूत का अर्थ क्या है। राजपूत का अर्थात है राजे का पुत्र से निकला है। 8वीं और 14वीं सदी के बीच ये बहुत नाम इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि जितने भी योद्धा थे उन्हें राजा पुत्र कहने लगे, जो क्षेत्रीय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्गीय नहीं, बल्कि वह सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत रहते थे। कवि और चरण राजपूता की आचार संहिता, प्रलभ, पराक्रम, स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। तो ये सब सारे का सारा जो पैरा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से मतलब हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कासित, जाने की लिपको, मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी बहुत ही उठाया। नेक्स्ट है पर्यावास। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण, जहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से है। यहाँ जाने कि इसका पूरा मीनिंग बताया गया है कि पर्यावास क्या है।
नेक्स्ट है, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यहाँ परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से होने लगे। पूरे तौर पर हुआ। आप हमने अभी अभी पढ़ा है कि पर्यावास क्या है ना। पर्यावर्ष में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता था। कुछ और वनवासी जीवन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए, कृषक जाने कि किसान बन गए। कृषक के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मंठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वह बड़े ही जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों उपजातियों में बंटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा और ये दर्ज जो कि स्थायी नहीं थे। किसी भी जाति के विशेष सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, उसी के आधार पर ही उनका दर्ज बदलते रहते थे, ताकि जाति का किसी भी क्षेत्र और कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लोगों की जातियां कास्ट में बनने लगी तो उन्होंने अपने नियम बनाने शुरू कर दिए। इन नियमों का पालन जो कि बड़े बुजुर्ग की एक सभा कराती थी, जिसे जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियों का शासन होता था और मिलजुल कर वह किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई बनती थी। तो ये पूरा का पूरा पैरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक, जिसके बारे में आगे जाकर हम चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। मुगलक और मुगल्स जैसे बड़े बड़े राजाओं के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल, जाने कि इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1266 और 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृति प्राशस्ती रची गई। प्राशस्ती वो होती है जिसमें एक राजा अपनी ही जितनी भी उतनी क्वालिटीज़ है, जो भी वो लोगों को शो करना चाहता है अपनी पावर, उसे प्राशस्ती कहा जाता है संस्कृति में। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया प्राशस्ती में, जो पूर्व में बंगाल घोड़ से लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था। यानी कि उसका साम्राज्य इतना ज़्यादा बड़ा था, जो बंगाल के घोड़ से लेकर पश्चिम के अफ़गानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ है और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्राविड़ भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग उनकी सेना के आगे झुक जाते थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम पढ़ते आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अति शांतिपूर्वक मनाते थे और साथ ही वह समझने की कोशिश में लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि जो खुसरो थे, इस बात पर गौर किया कि इस देश में हर क्षेत्र की अलग भाषा है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्राविड़ी, दक्षिण कर्नाटक, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में है। गुजरात को में भाषा को गुजरी कहा जाता है। म्याबरी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधीपुरी उत्तर भारत में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये जितनी भी भाषा के बारे में मैंने अभी आपको चीज़ बताई है, ये पूरी की पूरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्रॉस लगाकर आपको बताना होता है कि म्यांबारी कहाँ की है। वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना। आपको इस तरह मिलान करने होते हैं उसमें। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृति है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने बताया? अमीर खुसरो ने, कि संस्कृति एक ऐसी भाषा थी जिसे ब्राह्मण ही केवल जानते थे, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक, ये वाला कुछ भी नहीं करना आपको, ये वाला नीचे, इतना ही इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने बंगाली आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे। इन राजाओं के बीच काफ़ी टकराव चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश उन क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे और ये सभी साम्राज्य समान रूप में स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन ढलान पर था, लेकिन वर्ष से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्र की प्रकृति बदलती गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इस क्षेत्र में उभरी। इसमें से मुझे तो लगता नहीं कि कुछ इम्पोर्टेंट है। सन 700 1750 के बीच हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति एक दूसरे से कटकर, ये कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट, ये वाला पैरा तो कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट हैगा, ये वाला आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पुराने और नए धर्म। इतिहासकार जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी काफ़ी परिवर्तन आए। ऐसा नहीं है कि उनका सामाजिक आर्थिक उसमें परिवर्तन आए, धार्मिक भी परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यापक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी भी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म स्थानीय समुदायों, सामाजिक आर्थिक संगठन में संबंधित होती। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आए। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें उसी युग में परिवर्तन आए। इसमें कुछ नए देवी देवताओं की पूजा और राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया। समाज में पुरोहितों का रूप यानी कि ब्राह्मणों का जो रूप था उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ चुका था। सांस्कृतिक ग्रंथों के ज्ञान के आकार समाज में ब्राह्मणों का आदर बड़ा होता था और इनके संरक्षक किसे कहते हैं? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति, किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद का सहारा, जाने कि इनके जो संरक्षक होते थे, नए नए शासकों जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इनका समर्थन होने के कारण समाज में इनका जो कि दबदबा बना रहता था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की आराधना का भी आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेम इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिसकी एक पुजारी की विशुद्ध कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सके। तो इसके बारे में भी इसमें बताया गया। नए नए धर्मों के आगमन के बारे में पढ़ाया गया। कुरान शरीफ के बारे में बताया गया कि पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए ये पहुंचा था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुरान शरीफ कहाँ से पहुंचा था? 7वीं आप्रवासियों से के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को गले लगा देता, चाहे उस व्यक्ति का सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। कुछ शासक इस्लाम और इसके विधान धर्मशास्त्रियों और अन्य शास्त्रों के अथवा उलेमा का संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म के बातें इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग तरह की संख्या तय करते थे। मुसलमानों में कुछ शैय थे जिसे पैगंबर साहिब यानी कि दामाद अली, ये इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों का नेता माना जाता था। कुछ सुन्नी थे जो खलीफा का प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुन्नी किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म के नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, यानी कि शुरुआत में जो इसका नेतृत्व करते थे उसे खलीफा कहा जाता था। उनकी परंपराएं चलती रहती थी। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भरत के हनफी और शम्फी ही सिद्धांत थे। तो ऐसे वर्ड जो चैप्टर में, जैसे अब आपको पूरा पहरा पढ़कर क्लियर होगा कि हंसी और शफी ऐसे सिद्धांत थे। जब क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि हनफी और शम्फी का अर्थ क्या है, वहाँ ऑप्शंस दी जाते हैं, तो हमें ये कुछ नहीं पता चलता। हालांकि हमने पढ़ा होता है। एनसीईआरटी में आपको हर एक लाइन आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, किसी भी लाइन में उठाकर वे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने नोट कराए हैं। सिर्फ इसी में से अभी तक क्वेश्चन आए हैं और यही इंपॉर्टेंट है और भी कुछ भी नहीं।
तो ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताओं देखने में इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है समय और इतिहासकार के खंडों पर विचार कीजिए। तो इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाला कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को 3 युगों में बांटा। वो थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी तो जस्ट वैसे ही है। बट आप एक बार फिर भी इसे रीड कर लेना भी इसमें क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है फिर मध्यकाल की तुलना में आधुनिक काल से की जाती थी, यानी कि सबसे पहले कौन सा काल आया। आखिर 16वीं 18वीं शताब्दी में, 8वीं और 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्न थी। मतलब इन्होंने सभी तरह के युग को लेकर एक कंबाइन एक ही चैप्टर में कि 7th में आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे उसके बारे में इस पैरों में जो कि नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया। उसके बाद हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी।